जिस ढंग की लोकप्रियता हमने मोदी जी की देखी, वो हमें सीधे महात्मा गांधी की याद दिलाता है। बदलाव केवल अमेंडमेंट से नहीं हो सकता, उसके लिए पूरे संविधान को ही विस्थापित करना पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स में आप आए हैं तो आपको थोड़ा अपनी चमड़ी को मोटा रखना पड़ेगा और आलोचना सहने की क्षमता पैदा करनी होगी। यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटीज के बजाय कहना चाहिए डाइवर्सिटीज इन यूनिटी। पूरी इंडियंस को देखते क्रैकर्स छोड़ रहे हैं, पागलों की तरह रोड पर दौड़ रहे हैं और भविष्य में कल्चर और रिलीजन के बीच अंतर करना मुश्किल है। ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, सर्वप्रथम 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई। द कंग्रेचुलेशंस एट द 75th रिपब्लिक डे टू यू पीपल। आज हमारा गणतंत्र 75 वर्ष पुराना हो गया। एक बार उसका पुनर्मूल्यांकन करना बनता है और उसके लिए अतीत में जाना मुनासिब है, क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा उपयोग, हिस्ट्री का सबसे बड़ा यूज तो यही है कि हमें अतीत और वर्तमान के बीच तुलना करके भविष्य की एक राह दिखाता है कि हमारा भविष्य किधर जाएगा। इसीलिए एक बेहतर हिस्टोरियन, एक अच्छा भविष्यवक्ता, मतलब एक अच्छा भविष्यवक्ता हो जाता है, एक गुड प्रॉफिट हो जाता है जो भविष्य के बारे में बताना शुरू कर सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि अब इंडियन रिपब्लिक इन प्री एंड पोस्ट अयोध्या काल, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैंने जानबूझकर रखा है। पोस्ट अयोध्या काल एंड प्री अयोध्या काल। कहोगे क्यों? तो देखिए, आज से जस्ट 3 days बिफोर 22 जनवरी को आपने देखा कि क्या भारत में कल्चरल अपसर्ज था। देखते ही बनता था, लगता था पूरा भारत आंदोलित हो चुका है, रिवॉल्यूशनाइज हो चुका है। एंड 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस है। इन दोनों के बीच बहुत कम दूरी है, तो दोनों के बीच तो तुलना करना बनता है, तुलना करना अपरिहार्य है, इंपरेटिव है। तो चलिए हम इन दोनों चरणों पर चर्चा करेंगे, अयोध्या से पूर्व काल का भी, अयोध्या काल का भी। तो अब कहां से शुरू करें? पहले तो हम देखते हैं कि हम कहां से चलकर कैसे कैसे भूल भटक कर यहां पहुंचे। तो पहला हमारा है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक। सबसे पहले इसी की चर्चा करते हैं। भारतीय गणतंत्र की संरचना, भारतीय गणतंत्र की संरचना। एक दो बार मैं अपने पिछले लेक्चर में पहले आपको चर्चा कर चुका हूं कि चलिए इतिहास में थोड़ा ले चलता हूं, और मैं हमेशा एक बड़ा पिक्चर के साथ फिर छोटा पिक्चर दिखाता हूं। आप धीरे धीरे इसके आदी हो जाएंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है स्टडी का, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग यहीं से हमारी डेवलप होती है। जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध पश्चिमी विश्व के लिए जितना ही विनाशक हो, इसका फायदा एशियो अफ्रीकन कंट्रीज को मिला। क्योंकि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पश्चिमी शक्तियां इतनी कमजोर नहीं होती तो हमें इतनी आसानी से आजादी नहीं मिलती। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद होने वाला पहला देश भारत था। तो अब जब भारत आजाद हुआ तो भारत के समक्ष सरकार निर्माण की बात हुई कि भारत में कैसी सरकार हो। पूरे नेशनल मूवमेंट के दरमियान जो हमारे नेता थे, उसमें से बहुत सारे नेता थे जिन्होंने पश्चिम में शिक्षा पाई थी। अधिकांश नेताओं ने, इवन महात्मा गांधी ने भी, most of the leaders got education in the western world, so and many of them were thoroughly westernized। उनमें से बहुत ज्यादा ऐसे थे जिनका पश्चिमीकरण भी हो चुका था। तो अब सवाल यह था कि राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान भारत का भावी संविधान कैसा होगा, भारत का भावी राष्ट्र कैसा होगा, इन फ्यूचर इंडिया का नेचर क्या होगा। इस पर बहुत पहले से वो विचार विमर्श करते आ रहे थे।
फाइनली इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो अब उन्हें अपना संविधान बनाना था, अपने राष्ट्र का निर्माण करना था। दे हैव टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू मेक इंडिया अ नेशन। हाउ वाज इट पॉसिबल? तो उसके लिए उनको कुछ तरीका अपनाने की आवश्यकता थी। तो उनके सामने टेम्पलेट या मॉडल क्या था? तो एक मॉडल था वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस एंड वेस्टर्न संविधान। जैसे आप कह सकते हो कि सबसे प्राचीन संविधान तो स्वयं ब्रिटिश ही था, फिर उसके बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वेस्टर्न यूरोप में संविधानवाद फैलता गया, फिर धीरे धीरे रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद, खैर वो तो बहुत बाद में हुआ है, लेकिन वेस्टर्न यूरोप में संविधान फैलता गया। अब लैटिन अमेरिका को आज़ादी मिली 19वीं सेंचुरी में, तो बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने भी अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया था, परंतु वो नाम मात्र का रिपब्लिक था, रिपब्लिक नहीं था, जस्ट ए जोक था, उसका एक पुअर रेप्लिका था जो फेलियर हो गया। और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक देश था अफ्रीकन कंट्री इजिप्ट, अफ्रीका, जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, उसको नाम मात्र की आज़ादी मिली। तो वहाँ पर जगलुल पाशा के अधीन इलेक्शन पॉलिटिक्स शुरू हो चुका था। चीन में 1912 के रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पर एक नेशनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, डॉक्टर सन्यास सेन उनके लीडर थे। तो चीन ने अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया था। टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो तुर्की है, वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल पाशा का उद्भव हुआ और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने वहाँ कैलिफेट को, खिलाफत, जो मुस्लिम विश्व का खलीफा तुर्की हुआ करता था, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की के खिलाफत का अंत कर दिया और तुर्की को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। तो इस तरह दुनिया में कुछ गणतंत्र का एक्सपेरिमेंट हो चुका था। लेकिन मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, गणतंत्र का मतलब होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। अगर गवर्नमेंट इलेक्टेड हो, मान लीजिए इलेक्शन प्रोसेस चल रहा हो, लेकिन अगर उसका हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं हो, तो डेमोक्रेसी भी आप उसको कह लेते हैं, लिमिटेड मोनार्की बोल लेते हैं, लेकिन फिर रिपब्लिक बोलना मुनासिब नहीं होता। जैसे ब्रिटेन को हम टेक्निकली रिपब्लिक नहीं कह सके क्योंकि वहाँ पर जो किंग है वो वंशानुगत था, लेकिन यूएसए एक रिपब्लिक के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। तो दुनिया में ऐसे कुछ रिपब्लिक्स इंडिया से पहले हुए थे, लेकिन वो सारे रिपब्लिक वन बाय वन फेल कर चुके थे। तो जब इंडिया को रिपब्लिक बनने की बात थी, तो मैंने आपको पहले भी पीछे भी बताया है कि चूंकि हमारे जो नेता थे वो राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य ही, नेशनल मूवमेंट के मध्य ही विश्व एक तरह से उन्होंने डिटर्मिनेशन कर लिया था कि इंडिया एक रिपब्लिक होगा, एक डेमोक्रेसी होगा, इंडिया में सोशल जस्टिस होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यह नेचर होगा, और समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन का एक वो अपना विजन भी देते थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे इनलाइटेंड लीडर भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब एक पर एक दिग्गज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे। तो अब इंडिया को तो कोई न कोई रिपब्लिक का की बात थी। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली था, उसने फ्रेंडली तौर पर समझाया, मित्रतावश, कि ऐसा है कि आप एक मोनार्की को फॉर्म कर लीजिए, रिपब्लिक आप लोगों के बस की चीज नहीं है, क्योंकि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, इंडिया को डेमोक्रेसी एक उसके साथ एक बात थी, उसको कहते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब हुआ वयस्क मताधिकार, कि वन मैन वन वोट, और वन मैन वन वोट बहुत बड़ी चीज थी। तो क्लीमेंट एटली ने कहा कि देखिए, आपके यहाँ साक्षरता दर मात्र 16% है, आपका इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा नहीं है, आप एफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप डेमोक्रेसी मत बनाइए, आप एक इनलाइटेंड मोनार्की, आप किसी राजा को ही चुनकर, किसी को आप राजतंत्र को ही बना लीजिए, एक मोनार्क, एक किसी इनलाइटेंड माने प्रबुद्ध हो, राजतंत्र हो परंतु प्रबुद्ध हो, आप चुन लीजिए, आप फ्री हो जाइए। लेकिन इंडिया तो ऐसा कर नहीं सकता था। इंडिया ने डेयर किया और इंडिया ने अपने आप को रिपब्लिक, एक संविधान सभा की घोषणा की। और संविधान सभा तो खैर ब्रिटिश के समय ही 9 दिसंबर 1946 को ही पहला सेशन हो गया था, तो संविधान सभा तो ब्रिटिश हुकूमत में ही बन चुकी थी। लेकिन एक्चुअल संविधान सभा 15 अगस्त 1947 के बाद बनी, क्योंकि पाकिस्तान के मेंबर्स तो इंडिया से बाहर चले गए। और उसके बाद 1947 में एक इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जब आ गया, तो हमारी संविधान सभा ब्रिटिश प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो गई और हम लोगों ने स्वतंत्र होकर अपनी संविधान बनाया।
तो अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि इससे पहले सारे रिपब्लिक फेल कर चुके थे, लेकिन इंडिया को रिपब्लिक भी होना था, इंडिया को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी अडॉप्ट करना था। मैं एक वाकया आपसे शेयर करना चाहूँगा। मतलब 64th रिपब्लिक डे मनाया जा रहा था 2013 में, 2013 की बात कर रहा हूँ। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मैं भी वहाँ था। 2 फॉरेन एक्सपर्ट्स आए थे, मतलब थे तो उसमें काफ़ी, मतलब इंडियन एक्सपर्ट्स भी थे, फॉरेन एक्सपर्ट्स भी थे। तो उसी में एक ब्रिटेन के थे, एक यूएसए के थे। तो उसमें ब्रिटिश या यूएसए के कोई एक रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उन्होंने इंडियन रिपब्लिक का इवोल्यूशन करते हुए उन्होंने डिक्लेयर किया, कहा कि 64 ईयर्स हो चुका था, तो इवोल्यूशन कर रहे थे कि भाई इंडिया की रिपब्लिक ने कितनी तरक्की की, कहाँ तरक्की की या नहीं तरक्की की। तो उसमें उन्होंने बहुत जोर जोर से स्पीच देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, इंडियन रिपब्लिक इज द रिपब्लिक ऑफ inefficiency, the republic of deficiency, the republic of poverty, the republic of mass illiteracy। पिछले 64 वर्षों में इंडिया ने क्या किया? इंडिया को मतलब अब तो इतने समय हुए आजादी के, रिपब्लिक बनाने के, तो व्हाई डिड इंडिया डू सिंस द लास्ट 64 इयर्स? अब मैंने कहा कि देखिए, इनको अपना इतिहास लगता है पता नहीं। ब्रिटेन में 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, गौरवपूर्ण क्रांति हुई। आप लोगों ने भी अगर इतिहास वगैरह में पढ़ा होगा, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि मेरे चैनल पर जो मेरे व्यूअर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो इन बातों की जानकारी भी रखते हैं। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में हुआ और वहाँ वर्कर्स संघर्ष करते रहे, चार्टिस्ट मूवमेंट चलाया ब्रिटेन में, इतना जद्दोजहद किया, धीरे धीरे उनको फ्रेंचाइज मताधिकार बढ़ाता गया और 1918 में चलकर वर्कर्स को पूरी तरह मताधिकार मिला। और महिलाओं की तो बात ही मत करिए, 1928 में वहां पर महिलाओं को मताधिकार मिला, वोटिंग राइट मिला। जिस समय डॉक्टर सरोजनी नायडू और श्रीमती एनी बेसेंट इंडिया में विमेन के मताधिकार के लिए ब्रिटिश से फाइट कर रहे थे, और श्रीमती एनी बेसेंट ये डॉक्टर सरोजनी नायडू यहां से लंदन गई थी, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बिल के सामने, मैंने जो कमिटी थी उसके सामने इंडियन वुमेन के कॉज को लेकर के आप उनको मताधिकार दीजिए। उस समय ब्रिटिश महिला स्वयं मताधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। एक सफ्रेगेट्स मूवमेंट चला और तब जाके उन्होंने मताधिकार दिया। और यूएसए 1789 में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, और 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 1920 में उन्होंने महिलाओं को मताधिकार दिया। और इतना ही नहीं, फ्रांस की क्रांति, आपने इतना कुछ सुन रखा है। 1789 में क्रांति रिवॉल्यूशन हुआ और वहां तो महिलाओं को मताधिकार 1944 में हुआ, हमसे मात्र 6 वर्ष पहले। और हमने 1950 में एक ही साथ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को इंट्रोड्यूस कर दिया, और 1951 में चुनाव करा के दिखा दिया। 51-52 में जब हमने चुनाव कराए तो पश्चिमी देशों को विश्वास नहीं था कि इनका गणतंत्र चल पाएगा। तो गणतंत्र चल पाएगा इसलिए उन्होंने अपने अपने पर्यवेक्षक भेजे, अपने अपने बहुत सारे कंट्रीज के जो विजिटर्स थे, उनके जो सुपरवाइजर्स थे आए, उन्होंने हमारे पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को देखा कि भाई यहाँ तो इतनी पर्दा प्रथा है, कास्ट सिस्टम है, लोग वोटिंग कैसे करेंगे। और नियरली 60% लोगों ने वोटिंग कर लिया। और मैं आपको बताऊं कि महिलाएं बैलगाड़ी पर बैठ के घूंघट के नीचे काट के, और फिर बैलगाड़ी पर बैठ के, while just sitting in the bullock cart and she was just attending the election process and she was going and she was just exercising her franchise. It was a matter of surprise for foreign visitors कि भाई देखो इंडिया में तो कमाल हो गया 1951-52 के चुनाव में। तो ये इस तरह से हमने अपनी रिपब्लिक की यात्रा शुरू की। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा टाइटल क्या है, इन प्री अयोध्या एंड पोस्ट अयोध्या में भारतीय रिपब्लिक। तो यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि क्या प्री अयोध्या और पोस्ट अयोध्या में कुछ फर्क आने वाला है। तो चलो, पोस्ट अयोध्या तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्री अयोध्या देख लें कि भाई हमारा रिपब्लिक उसमें कैसे
कैसे आगे बढ़ा, उसमें हमारा क्या अचीवमेंट और क्या फेलियर रहा, एंड पोस्ट अयोध्या में क्या संभावनाएं लग रही है। तो दोनों को हम अगर आमने सामने रख कर देखेंगे, और बिल्कुल ही हम लोगों की कोशिश यही होनी चाहिए कि एक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, हिस्ट्री से वर्तमान तक पहुंचना, और एज मच एज पॉसिबल न्यूट्रल होकर चीजों को ऑब्जर्व करना। देखिए, जैसे पहले हम लोग चलते हैं प्री अयोध्या। प्री अयोध्या ही चलते हैं। तो प्री अयोध्या में 3 हमारे सामने बड़ा एजेंडा था हमारे गणतंत्र के पास। एक था नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण। और दूसरा एजेंडा हमारे सामने था टू इंश्योर सोशल जस्टिस, मतलब सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। जैसे पहला राष्ट्र निर्माण, दूसरा टू इंश्योर सोशल जस्टिस, टू इंश्योर सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस मतलब राष्ट्र निर्माण को सुनिश्चित करना, एंड तो टू सोशल जस्टिस, और तीसरा टू इंश्योर सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। पहला राष्ट्र निर्माण, दूसरा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, और तीसरा टू इंश्योर द पोजीशन, इट्स पोजीशन करते हैं, इट्स पोजीशन, मैं हिंदी में बोल देता हूं, कोई दिक्कत। टू इंश्योर इट्स पोजीशन, टू इंश्योर इट्स पोजीशन इन इंटरनेशनल एरिना, इन इंटरनेशनल एरिना, अब देखो ये गौर करना, 3 बिंदु मैंने दिया, तीनों आपको याद हो गए होंगे। पहला राष्ट्र निर्माण करना, दूसरा सोशल जस्टिस, हालांकि ये जरूर है सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय भी तो राष्ट्र निर्माण का ही पार्ट है, और तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपना स्थान सुनिश्चित करना। जब कोई राष्ट्र जब आजाद होता है, जैसे अब आप ही अपने घर के मालिक बनोगे, तो सबसे पहले आपका मतलब आपका ध्यान तो होगा कि भाई हम घर की तरक्की के लिए क्या करें, हम घर के बाकी मेंबर्स के बीच विश्वास कैसे परस्पर पैदा करें, ये तो पहला क्वेश्चन होगा। उसके बाद क्वेश्चन यह भी होगा कि हम अपने परिवार की प्रतिष्ठा अपने समुदाय के बीच कैसे बढ़ाएं। तो हमारे सामने भी वो क्वेश्चन था कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया के पोजीशन को कैसे हम इंश्योर करें। तो इसमें हम प्री अयोध्या मतलब हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जो हमने काम किया था, और वह काम में अब कहां कहां फर्क दिखेगा, उसको देखने के लिए यह देखना आवश्यक है कि हमने क्या क्या काम किए थे। तो चलिए अब इसके बाद सबसे पहले देखते हैं नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग, ओके। तो नेशन बिल्डिंग में ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले हमारे साथ यह था कि हम थोड़ा सा आपको पश्चिमी यूरोप लाएं, मतलब उसकी तरफ ले चलते हैं। जैसे जिसको आप नेशन या राष्ट्र कहते हो, हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते कि भारत ब्रिटिश के आगमन से पहले राष्ट्र था या नहीं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, जिसे राष्ट्र के रूप में आप पहचानते हो, वो तो ब्रिटिश के और भारत की आजादी के बाद ही भारत को वो स्थान तुम दे सकते हो। तो जो राष्ट्र जब हम बनने चले, तो हमारे सामने पहले नजीर या टेम्पलेट के रूप में यूरोप का राष्ट्र था। यूरोप में राष्ट्र कैसा है, तो वहां पर जो राष्ट्र होता था उसका आकार अपेक्षा के छोटा होता था। इट वॉज रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज।
पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप पश्चिमी यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के राष्ट्र को देखोगे तो वहां पर आपको विविधता, डाइवर्सिटीज कम दिखेगी, यूनिफॉर्मिटी ज्यादा दिखेगी। मतलब वहां एक रूपता ज्यादा दिखेगी। एक रूपता से हमारा आशय यह है कि एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, आकार छोटा है, मतलब कम भाषा होगी, कम संस्कृतियां होगी, तो आप उसमें मतलब कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। तो कोई भी देश उठा, चाहे वो जर्मनी हो, तो एक जर्मन भाषा को अडॉप्ट कर लिया और जर्मन भाषा के आधार पर जर्मनी को राष्ट्र बना लिया। और फ्रेंच भाषा के आधार पर फ्रांस ने अपने आप को राष्ट्र बना लिया। अंग्रेजी भाषा के आधार पर ब्रिटिश ने अपने आप को राष्ट्र बना लिया। तो जब हम लोग भी आजाद हुए तो पहले हम लोगों की भी कोशिश रही कि हम हिंदी के आधार पर अपने आप को राष्ट्र बना लें। तो हिंदी के आधार पर हम अपने आप को राष्ट्र बना लें, तो हमने कोशिश की। पहले तो संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बात लाई गई कि भाई हिंदी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बवेला होना शुरू हुआ। और जो साउथ इंडियंस थे, जो हिंदी प्रदेश के लोग थे, इवन बंगाल से भी विरोध शुरू हुआ। तो जब विरोध शुरू हुआ कि भाई नहीं, आपको अगर राजभाषा बनानी है, स्टेट लैंग्वेज बनानी है, तो अकेला हिंदी नहीं चलेगा, वो अंग्रेजी पर काफी बल दे रहे थे। तो अंत में हुआ कि ठीक है, ऐसा है, राष्ट्रभाषा हमने किसी एक को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने बल्कि 8वीं अनुसूची में उस समय 14 को डाला, अभी तो उसकी संख्या बढ़ के 22 हो गई है, पहले 14 को हमने रखा। और राजभाषा के रूप में हिंदी के साथ, तो पहला हमारे सामने क्वेश्चन आया लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब है भाषाई, माने भाषाई, लिंग्विस्टिक क्वेश्चन कि भाई राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अब राजभाषा होती है कि जो सरकार की कामकाज की भाषा होती है वो राजभाषा होती है, और जो पूरी आपके भारतवर्ष में अधिकांश जो बोली, समझी और सुनी जाएगी उसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं। लेकिन जो राजभाषा है वो सरकार के कामकाज की भाषा है। तो सामान्यतः राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही व्यवहारिक रूप में हो जाती है। तो हमने किसी राष्ट्रभाषा को, किसी स्पेसिफाइड को तो हमने हाईलाइट नहीं किया। लिंग्विस्टिक क्वेश्चन में हमने राजभाषा के रूप में हिंदी को रखा। लेकिन जब बहुत विरोध हुआ तो फिर पंडित नेहरू की सरकार ने पहले 15 ईयर्स के लिए और फिर परमानेंटली उन्होंने अंग्रेजी को राजभाषा, मतलब सहराजभाषा के रूप में, हिंदी राजभाषा रही और सहराजभाषा के रूप में सपोर्टिव लैंग्वेज के रूप में उन्होंने अंग्रेजी को रख दिया। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब दूसरा प्रॉब्लम आ रहा था हमारा सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब ये हुआ कि भाई हमारा देश क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ था तो पाकिस्तान के डिवीजन के बाद एक नैरेटिव फ्लोट किया जा रहा था कि भाई ऐसा है कि अब हिंदुस्तान में तो अब पाकिस्तान जो अलग हो गया और पाकिस्तान ने अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र मान रहा है, तो फिर इंडिया को भी हिंदू राष्ट्र मान लेना चाहिए। लेकिन वल्लभ भाई पटेल वगैरह ने, ये घनश्याम दास बिरला ने, प्रोफेसर इरफान हबीबी ने एक रेफरेंस दिया कि घनश्याम दास बिरला ने भी पटेल को इस तरह का प्रस्ताव किया, लेकिन पटेल ने मना कर दिया। पटेल ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, अगर हमें ऐसा ही करना रहता तो हम जेल क्यों गए। ये प्रोफेसर इरफान हबीबी का नैरेटिव है। तो खैर एनीवे, तो ये बात चल रही थी, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, सेकुलरिज्म इंडिया में, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में तो डाला है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, लेकिन हमने संविधान सभा में ही सेकुलरिज्म को एज ए क्रीड एडॉप्ट कर लिया कि भाई भारत धर्मनिरपेक्ष होगा। लेकिन अब धर्मनिरपेक्षता वाले में थोड़ा गांधी का अप्रोच में, नेहरू के अप्रोच में इसमें थोड़ा फर्क आ रहा था कि भाई धर्मनिरपेक्षता क्या होगी। नेहरू में थोड़ा वेस्टर्नाइज्ड पुट ज्यादा था। तो नेहरू बोल रहे थे कि भाई धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो कि हमें सभी धार्मिक पंथों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो हमारा नैरेटिव उस समय, जो हमारे बाकी लीडर्स थे, उनका बल इस बात पर था कि नहीं, धर्म पश्चिम की समस्या रही है, वहां पर धर्म के नाम पर उत्पीड़न हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। हमारे यहाँ तो धर्म के नाम पर कोई उत्पीड़न हुआ नहीं है। तो हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। तो खैर हमने सेकुलरिज्म वाले मुद्दे पर भी कर लिया, तो इस मुद्दे पर भी समझौता हो गया। उस प्रकार से सोशल वाले में क्या हुआ, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा आया कि सभी कम्युनिटी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब मुद्दा आया तो फिर वही विरोध शुरू हुआ। अलग अलग जो कम्युनिटीज थे उनके सिविल कोड अलग थे। सिविल कोड का मतलब उनके विवाह के, तलाक के, उत्तराधिकार के नियम अलग थे।
तो इस पर बवेला होना शुरू हुआ। अंत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस पर कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। तो आज भी आप देखिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में उसको जगह दे दी गई, लेकिन उस बात को दबा दिया गया। कहा गया कि चलो इस नैरेटिव को बंद कर दो, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को फ्यूचर जनरेशन पर छोड़ते हैं। अगर भावी पीढ़ी यानी फ्यूचर जनरेशन अगर ऐसा स्वीकार करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए तो आ जाएगा, हमें उसे दूर रहना चाहिए। तो चलिए, इस तरह से हमने अपने आप को कई मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज करते हुए, अब एक मुद्दा हुआ कि यहाँ पर भाषाई अल्पसंख्यक थे, धार्मिक अल्पसंख्यक थे, तो वह भी एक मुद्दा था। तो मतलब माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक कम्युनिटी, तो उनके लिए उनको क्या क्या सुरक्षा दी गई। जो अल्पसंख्यक समूह थे उन्हें क्या सुरक्षा दी गई, तो उन्हें सुरक्षा तो दी गई कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को जबरन लागू नहीं किया गया। दूसरा है, उन्हें विशेषकर कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक उनको सिक्योरिटी दी गई कि ठीक है, ऐसा है कि भाई आप यूनिफॉर्म मतलब धार्मिक स्वतंत्रता आपको रहेगी 25 से 28 तक, एंड 29 और उसमें जो 30 है उसमें आपको लिंग्विस्टिक कल्चरल फ्रीडम रहेगा। उसमें आपको कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, आपके भाषा के मामले में आप चला सकते हैं अपने कॉलेज स्कूल जो भी है। तो इस तरह से करके उनको हमने एश्योर कर दिया कि देखिए भाई आपका ये रहेगा। उसके बाद एक और मुद्दा आपको जानना चाहिए मेरे विचार से, वो है कि हमारा संघ फेडरल मॉडल, तो फेडरल मॉडल जो हमारा था वो फेडरल मॉडल में ये था कि हमने, आप लोग भी पढ़ते होंगे कि हम फेडरलिज्म का मॉडल यूएसए से लिया, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो यूएसए का जो फेडरल मॉडल है वो हमसे अलग है। वहाँ पर 50 स्टेट्स हैं, लेकिन 50 स्टेट सबको समान अधिकार है, सभी इक्वल। कोई भी स्टेट रत्ती भर ज़्यादा पावर का क्लेम नहीं कर सकता। नो अदर स्टेट कैन मेक इवन अ सिंगल क्लेम ऑफ, यू कैन से, नो स्टेट कैन मेक अ क्लेम ऑफ इवन स्लाइटली इंक्रीज पावर। अगर ऐसा क्लेम करेंगे तो उसको तुरंत सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर देगी, क्योंकि उनकी फेडरेशन में ऐसी जगह नहीं। लेकिन ये स्पेस क्रिएट हुआ कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कनाडा का फेडरेशन पर आप देखेंगे तो वहां पर एक क्षेत्र था, उसका नाम था क्वेबेक। तो क्वेबेक ने कहा कि देखो भाई, हम आपके संघ में तो जाएंगे, लेकिन आप हमें विशेष स्थिति देनी पड़ेगी, हम बाकी स्टेट से थोड़ा सा स्पेशल होंगे, हमारा प्रिविलेज होगा, उस प्रिविलेज को आप एक्सेप्ट करोगे तो हम संघ में आएंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। तो अब स्टेट सोचा कि जो कैनेडियन फेडरेशन या कैनेडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक pragmatic अप्रोच का सहारा लिया। इट adopted a pragmatic approach कि we should make a compromise with Quebec, only then कनाडा कैन सर्वाइव एज ए फेडरेशन। तो उसने, कनाडा ने उसके साथ एक तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लिया और उसको एक स्पेशल दर्जा दे दिया। तो हमारे सामने कनाडा का नज़ीर था। अब जब हम लोग संघ बनाने लगे तो वहाँ पर शेख अब्दुल्ला कश्मीर में इसी तरह की बार्गेनिंग करने लगे, तो हमने आर्टिकल 370 में उसको स्पेशल स्टेटस दे दिया। तो उसका नाम पड़ा असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, असामान्य संघ। अभी बहुत काफ़ी बवेला हुआ था, असामान्य संघ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, आपने देखा होगा। लेकिन हम आर्टिकल 370 में ही प्रोविजन नहीं किया, आर्टिकल 371 में भी किया, क्योंकि 371 में आप देखते हो कि बाकी के 8 स्टेट्स हैं। तो हम आर्टिकल 371, 370 और 371 में प्रोविजन कर दिया। तो ये है, तो 371 में बाकी के लिए थोड़ा थोड़ा है, 8 स्टेट्स है उसमें, नॉर्थ ईस्ट के भी है उसमें। तो ये आपका हुआ, तो ये हमने बना। इसके अलावा सोशल जस्टिस, दूसरा हमने कहा सोशल जस्टिस। जस्ट 1 मिनट। तो दूसरा मुद्दा हो गया सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस में हमने SC, ST,
women and minority में मुख्य मुस्लिम्स, उसके अलावा क्रिश्चियंस एटसेट्रा। तो हमने इनको स्पेशल स्टेटस दिया, अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। एसटी को स्पेशल स्टेटस दिया, आरक्षण दोनों जगह, सरकारी सेवा में प्लस विधानमंडलों में। विमेन को हिंदू कोड बिल तो लागू नहीं हो सका, कोशिश की गई, नहीं लागू हुआ, लेकिन उनको हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत और 3-4 नए नए एक्ट बना के विमेन को विवाह का पावर, तलाक का पावर, उत्तराधिकार का। हालांकि सक्सेशन में थोड़ा सा उनके साथ अन्याय हुआ उस समय, जिसको ठीक किया गया है 2005 में, लेकिन चलिए उनको कुछ इंश्योर किया गया। माइनॉरिटी कम्युनिटी को, जो अल्पसंख्यक समूह हैं, उनके लिए बस वही जो भी प्रोविजन था फंडामेंटल राइट्स में था, बाकी तो प्रोविजन नहीं था। बल्कि एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि इनके साथ एक दिक्कत क्या हुई, दिक्कत होने की वजह थी, जैसे एससी है तो एससी जो कम्युनिटी है, चाहे एसटी है तो बेचारे अंडर डेवलप्ड है, तो एसटी तो खैर कोई भी, लेकिन जो पर्टिकुलरली जो एससी कम्युनिटी है उसमें मतलब जो भारत में एक दलित वर्ग की जो अवधारणा थी वो हिंदुओं में थी, क्योंकि हिंदुओं में जाति व्यवस्था थी, और ये जाति व्यवस्था ना तो ईसाइयों में थी और ना ही टेक्निकली इस्लाम में थी, वो बाद में डेवलप कर गई है। लेकिन हुआ था ऐसा कि बहुत सारे जो दलित वर्ग के हिंदू थे उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया था और उन्होंने ईसाई धर्म भी कबूल कर लिया था, इसलिए कि हमारा सामाजिक दर्जा ऊंचा होगा। लेकिन जब व्यवहार में वहां गए तो उनके साथ भी वैसे ही व्यवहार किया जा रहा था जैसा हिंदू धर्म में, तो प्रैक्टिकली वहां भी वो दलित बनकर ही रह गए। लेकिन चूंकि वहां पर कास्ट सिस्टम नहीं था, इसलिए जो एससी को जो आरक्षण मिला वो सुविधाएं इनको नहीं मिली। पासमदा मुस्लिम्स आज भी आप देखिए कि बहुत बड़ा एजेंडा है। अभी हाल फिलहाल भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है कि भाई इनको भी मिलना चाहिए आरक्षण और इन्हें भी एससी का दर्जा मिलना चाहिए। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, लेकिन उस समय ये नहीं मिला और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भी ऐसा किया। तो इस तरह से सोशल जस्टिस के फ्रंट पर है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं कहूँगा फॉरेन पॉलिसी, जो मैं आपको कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या स्पेशलिटी है, तो फॉरेन पॉलिसी में हम लोगों ने एडॉप्ट कर लिया पॉलिसी, और वो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट, कि ना ऊधो से लेना ना माधो को देना। हमें बहुत दोनों पक्षों के साथ न्यूट्रल, क्योंकि कोल्ड वॉर शीत युद्ध शुरू हो चुका था, तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी हमने अपना ली। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना ली, ये चीज हो गई, यहां तक आपने देख लिया। अब ये हमारा पहला रिपब्लिक यात्रा शुरू हुई। तो हमारे जो, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखिए, जब हमारी संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक तरफ कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हुए थे, मेजोरिटी ऑफ मतलब 82% प्रतिनिधि तो कांग्रेस के ही थे, बाकी थोड़ा बहुत सारे पार्टी के थे। तो बहुत सारे हिंदूवादी संगठन के भी थे, जैसे राम राज्य परिषद के थे, हिंदू महासभा के थे। तो इसमें से बहुतों ने तो बहिष्कार कर दिया, उसमें गए ही नहीं या चुन कर नहीं गए, क्योंकि संविधान सभा में आने के लिए आपको क्या करना होगा कि विधानसभा, क्योंकि संविधान सभा में डायरेक्ट तो चुनाव हुआ नहीं, तो विधानसभा जो प्रांतीय विधानसभा 1935 के अधिनियम के तहत बनी थी, हालांकि वो गलत ही हुआ, वो ब्रिटिश ने किया, उसमें भारतीय नेताओं की कोई गलती नहीं थी, कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करके, मतलब कि विधानसभा में तो मान लीजिए 1935 का जो इंडियन काउंसिल बिल था, वहाँ तो मात्र 10 to 11% लोगों को मताधिकार था, वोटिंग राइट था। तो एक तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर विधानसभा चुनी गई नहीं थी, और ऊपर से विधानसभा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करती। अब बताइए क्या जस्टिस होगा। तो वो जो मेंबर चुन के आए थे 82% तो कांग्रेस के आ गए, तो पूरे संविधान सभा में तो कांग्रेस की चली। अब जो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, जो हाशिए पर थी, जो एलिमेंट्स उस समय हाशिए पर थी और कांग्रेस थी मुख्य धारा में, बात को समझना। तो जो हाशिए पर जो दल थी
वो बेचैन हो रहे थे क्योंकि संविधान में जितना भी प्रोविजन आ रहा था वो सब कांग्रेस के मन मुताबिक आ रहा था। और वो जो हिंदूवादी संगठन थे वो शुरू से ही कांग्रेस की नीति के खिलाफ थे। उनका कहना था कि कांग्रेस हर स्टेप पर गलत कर रही है। जैसे पहले उनका ये कहना था कि पार्टीशन कांग्रेस के कारण हुआ, इसकी कमजोरी के कारण हुआ। अब इस कारण में हम नहीं जानना चाहेंगे कि भाई पार्टीशन, उसके लिए आप मेरा दूसरा लेक्चर सुनिए। पार्टीशन के लिए कौन उत्तरदायी था, मेरे यूट्यूब पर लेक्चर रखा हुआ है, आप जरूर सुनिए उसको। मैंने पार्टीशन पर एक दो लेक्चर, एक मेरा है कि भारत के विभाजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौती, उस लेक्चर को जरूर सुनिए। ये सब कुछ लेक्चर हैं जो आपको कितनी भी पुस्तकों पढ़ने के बाद उतना निचोड़ नहीं मिल पाएगा जो वहां हमने देने की कोशिश की। तो इसलिए ये जो लेक्चर है मैं अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा इनलाइटन, चूंकि मुझे तो लगता है कि थिंकिंग क्रिएचर बनिए, इसलिए मैं बार बार प्रयास करता हूं और हमें लगता है कि आप लोगों को इससे फायदा उठाना चाहिए। तो अब वो पार्टी अपने आप को बड़ा सफोकेटेड फील कर रही थी बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी अल्टरनेटिव बट टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, क्योंकि वो कुछ बदलाव नहीं ला पा रही थी। उसका कहना था विभाजन कांग्रेस के कारण हुआ, कांग्रेस ने कमजोरी दिखाई। फिर जब संविधान सभा बनने लगी तो इनका ये कहना था, नेशन बिल्डिंग के फ्रंट पर एक दो रिजर्वेशन रखते थे इनका, तो एक ये कहना था कि देखिए ये जो दो तीन बातें थी उनकी, जैसे अब लिंग्विस्टिक क्वेश्चन, तो लिंग्विस्टिक क्वेश्चन में जो हमारे कुछ जो विशेष आप कह सकते हैं कि थोड़ा उग्र राष्ट्रवादी थे या थोड़ा हिंदूवादी संगठन थे, तो उनका ये कहना था कि हिंदी को ही आप लागू करिए। फिर कांग्रेस कमजोरी दिखा रही है और उसकी कमजोरी के कारण हिंदी राष्ट्रभाषा और राजभाषा नहीं बन सकी, तो उनके मन में कहीं ना कहीं बेचैनी थी। दूसरा सेकुलरिज्म जो था, धर्मनिरपेक्षता, उसके विषय में उनका कहना था कि अरे इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम वेस्ट, ये पश्चिम से आयातित है भारत की भूमि पर, तो इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता की कोई अवधारणा ही नहीं है, ये बिल्कुल पश्चिम से आयातित है। तो वहां पर उन्होंने ये बात कही। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहना था कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, लागू करिए। और माइनॉरिटी कम्युनिटीज वाले पर उनका यह विचार था कि भाई उनको ज्यादा तुष्टीकरण किया जा रहा है, मतलब वो इस बात से बड़े पीड़ित थे वो पार्टी और वो संगठन या वैसे लोग, जो पार्टीशन हुआ, बहुत लोग पाकिस्तान गए, बहुत हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, हिंदू पीड़ित हुए, और यहाँ जो सरकार है वो मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए नई नई चीजें ला रही, तो थोड़ा सा उनके मन में इस बात की बेचैनी थी। तो इस तरह से विचारों में टकराहट थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके क्योंकि संविधान सभा में तो कांग्रेस थी और 82% तो करीब मेंबर्स तो चुन के गए थे। तो अब मुश्किलें थी और यही बेचैनी, और जो उस समय हाशिए पर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो उस समय नेहरू की सरकार में भी रहे थे। 1951 में उन्होंने जनसंघ बनाई, एक अलग पार्टी, और वही जनसंघ बीजेपी की पेरेंट पार्टी है। और इधर एससी के रिजर्वेशन पर उनका कोई मतलब नहीं था, इससे उनको कोई कष्ट नहीं था, विमेन के प्रति भी कोई कष्ट नहीं था। माइनॉरिटी कम्युनिटी में थोड़ा उनको लगता था कि ज़्यादा एपीज इनको किया जा रहा है, हालांकि ऐसा इनको कुछ मिला नहीं था। और हाँ, एक चीज़ और, इधर जो एक चीज़ और, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मैंने आपको बताया, इस पर उनको रिजर्वेशन था, यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह ज़्यादा है। और एक जो मैंने आपको फेडरल सिस्टम में जो मैंने बताया है कि संघीय व्यवस्था में जो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म था, तो आर्टिकल 370 जो लाया गया था कश्मीर के लिए, उससे उनको बहुत कष्ट था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो कश्मीर में जाकर शहादत ले ली, अनुच्छेद 370 का विरोध करते हुए कश्मीर में जाकर उन्होंने शहादत ले ली। तो वहां से एक पार्टी है जो हाशिए पर है, दबा हुआ है, वक्त का इंतजार कर रहा है, कांग्रेस है जो मेन स्ट्रीम में है। अब कांग्रेस का फेलियर कहां हुआ ये देखिए। एक फ्रंट और भी है, इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक फ्रंट में है कि अगर राष्ट्र निर्माण होना है तो जब तक आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, आप राष्ट्र निर्माण कैसे करेंगे।
तो राष्ट्र निर्माण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव था इकोनॉमी। नेहरू अपना एक विजन लेकर आए थे। नेहरू का विजन क्या था? नेहरू का विजन यह था कि देखिए, हम लैंड रिफॉर्म्स करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है, ये पहले से ही सोशलिज्म का नारा दे रहे थे, यानी भूमि सुधार। ये बार बार कह रहे थे कि हम भूमि सुधार लाएंगे क्योंकि हम समाजवाद के लक्ष्य को पूरा करेंगे। हम जो भूमिधारी वर्ग है उसे जमीन लेकर और निर्धन को देंगे, जमींदारी का उन्मूलन करेंगे। और दूसरा इनका था फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो जो फास्ट लैंड रिफॉर्म्स है, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये दो इनका बड़ा मेजर लक्ष्य था। और इनका जो पूरा इकोनॉमिक मॉडल है पंडित नेहरू का, उसके लिए नाम आता है नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल। नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल यानी नेहरूवादी आर्थिक मॉडल, इसकी विशेषता थी। लेकिन इन्होंने जो फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, देखो इकोनॉमी वाला एक बहुत पेचीदा मुद्दा है जो कभी मैं अलग आपको करूंगा इस टॉपिक को। अभी तो मुझे थोड़ा सा रिपब्लिक को हल्की सी झलक देनी है और फिर वर्तमान में बताना है कि कहाँ कहाँ परिवर्तन आ गया, और बस हमारा लेक्चर वहीं पर जाके समाप्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम किसी दूसरे लेक्चर में आपकी इकोनॉमी की पेचीदगी को भी बताएंगे कि भाई पेचीदगियाँ क्या थी वहाँ। जैसे इनका फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का लक्ष्य है, परंतु इन्होंने रशियन मॉडल को अडॉप्ट किया। रशियन मॉडल क्या था कि देखिए, सोवियत रूस था, तो सोवियत रूस एक समाजवादी देश था, तो पश्चिमी देश उसको तकनीकी देते नहीं थे। तो सोवियत रूस ने अपना आर्थिक विकास का एक मॉडल बनाया और उसने नारा दिया मशीन फॉर मशीन सेक। मतलब उसका कहना था कि हम मशीन से मशीन का उत्पादन करेंगे। मतलब उसने पहले कहा कि हम पहले बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज बनाएंगे, यानी उसको कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, मतलब पूंजीगत उद्योग। तो पूंजीगत उद्योग मशीन पैदा करेगा और फिर उस मशीन से हम उपभोक्ता संबंधी उद्योग स्थापित करेंगे। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री दो अलग अलग होते हैं। एक जो पूंजीगत उद्योग होते हैं वो मशीन बनाते हैं, और फिर उस मशीन से बनता है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, उपभोक्ता संबंधी उद्योग। उससे जो वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है वो लोगों तक पहुंचता है। तो उसका वो नारा था। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वही रशियन मॉडल को अडॉप्ट कर लिया और नारा दिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब हमें आयात प्रतिस्थापन की नीति। आयात प्रतिस्थापन की नीति का मतलब यह हुआ कि देखिए, हम भले ही निर्यात ना करें, हम आयात में कटौती करेंगे। तो आयात कर लगाया गया, आयात को रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि हम स्वावलंबी होंगे और हम सेल्फ रिलायंट होंगे। हमारे अपने इंडस्ट्रीज मौजूद होंगे, हम अपने मशीन बनाएंगे, अपने इंडस्ट्रीज खड़ा करेंगे। तो ये उनका, और हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही डिमांड क्रिएट करेगा। इनका पहला फेलियर हुआ लैंड रिफॉर्म्स के मोर्चे पर। लैंड रिफॉर्म्स के मोर्चे पर फेलियर हुआ। जमींदारी उन्मूलन तो किया, लेकिन धनी लोगों से जमीन छीनकर निर्धन लोगों में नहीं बांटा, तो लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं आ सकी, परचेजिंग पावर नहीं आ सका, तो इनका होम मार्केट डेवलप नहीं कर सका। ये जो इंडस्ट्री बना रहे थे और इन्होंने जो प्रोटेक्टेड मार्केट इंडस्ट्रीज को दिया, मतलब बाहर से कंपटीशन नहीं, इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की, वो संभव हुआ नहीं इनका। तो वो क्या हुआ, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री को चाह रहे थे कि हम अपने यहाँ इंडस्ट्री बनाएंगे, तो इंडस्ट्री तभी इनकी अच्छी बन पाती या इनका प्रोडक्ट अच्छा हो पाता जब बाहर की दुनिया से उसकी प्रतिस्पर्धा होती, कंपटीशन होता। तो कंपटीशन नहीं हुआ तो ना तो ये क्वालिटी बढ़ा सकी, और ना ही ये अपने कॉस्ट पर कंट्रोल कर सकी। मतलब इसका प्रोडक्ट भी ज्यादा कॉस्टली हो गया और क्वालिटी भी, इसकी गुणवत्ता भी खराब हो गई। तो वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल नहीं सकता था, और वैसे भी ये पहले घरेलू मार्केट पर डिपेंड करना चाह रहे थे। नेहरू का एक बहुत बड़ा फेलियर है, वो है मास एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर पाना। अब देखिए, आईआईटी बनाए,
मतलब आपने देखा CSIR बनाए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाए, तुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बनाए, सारे एलिट इंस्टीट्यूशंस नेहरू ने बनाए। लेकिन मास एजुकेशन, जबकि उन भारत के पूंजीपतियों ने भी ये बात उनको कही थी, बॉम्बे प्लान के जो ऑर्गेनाइजर थे, कि इंडिया में मास एजुकेशन को बढ़ाया जाना चाहिए। बॉम्बे प्लान ने योजना उनको दी थी, लेकिन उसमें वो सफल, उस पर उनका ध्यान नहीं गया। और आप अगर पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतिहास देखेंगे, चाहे आप USA को देखिए, चाहे जर्मनी को देखिए या जापान को देखिए, जिस किसी ने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो सबसे पहले उसने मास एजुकेशन को बढ़ाया। मास एजुकेशन, क्योंकि अगर मास एजुकेशन है, अगर जन सामान्य पढ़ा लिखा है, तब सारी बातें हो जाती है। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल, यहां उनका फेलियर हुआ। उन्होंने जन सामान्य को जन शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया। इस कारण से भारत में औद्योगिकरण का माहौल नहीं बन सका, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी कोलैप्स कर गई। इनके सामने नहीं, इनके सामने तो चली आगे चलकर। नेहरूवादी आर्थिक मॉडल केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू तक नहीं है, उसके बाद फिर बीच में लाल बहादुर शास्त्री 1-1.5 वर्ष के लिए आए, तो उन्होंने उसमें कुछ बदलाव लाना चाहा। लाल बहादुर शास्त्री में थोड़ी प्रतिभा ज़्यादा थी, मतलब वो दिखते बहुत सीधे साधे थे, लेकिन उनमें फॉरेन पॉलिसी में भी हर चीज़ में उन्होंने कुछ इनोवेशन लाने की कोशिश की, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश की इकोनॉमी में, लेकिन वो सक्सेस नहीं, इसलिए कि उनका डेथ हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन में जय जवान जय किसान का नारा तो दिया, लेकिन हरित क्रांति आई इंदिरा गांधी के समय। लेकिन इंदिरा गांधी ने भी नेहरूवादी आर्थिक मॉडल को ही बढ़ाया, बल्कि उसको और भी ज्यादा वो समाजवादी बना दिया। इससे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी में धीरे धीरे स्टैग्नेशन आने लगी, क्योंकि हमने तो कहा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी, आयात प्रतिस्थापन, कि हमको आयात नहीं करना, लेकिन हुआ ऐसा कि आयात को हम रोक नहीं पाए 2 कारणों से। एक तो हमें अपने पूंजीगत उद्योग को स्थापित करने के लिए मशीनों का आयात करना पड़ता था। दूसरा पेट्रोलियम, खासकर इंदिरा गांधी के समय जब तेल संकट हुआ तो पेट्रोलियम का मूल्य काफ़ी बढ़ गया, और हम लोगों का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पेट्रोलियम था, तो उस प्रोडक्ट की कीमत को हम रोक नहीं पाए। तो क्या हुआ, हमारी हमारी इकोनॉमी पर धीरे धीरे बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब व्यापार संतुलन की समस्या, भुगतान संतुलन की समस्या, इधर हम अपने हमारा जो इंडस्ट्रीज है, जिसको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं, वो घाटे पर चलने लगी। सरकार हर बजट में उसको सपोर्ट देने की कोशिश करती, धीरे धीरे बजटरी डेफिसिट से फिस्कल डेफिसिट बढ़ता गया, यानी राजकोषीय घाटा बढ़ता गया। अब देखिए, राजकोषीय घाटा और भुगतान संतुलन की समस्या अंत में 1991 में, जब अब बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला था, जब अब बुलबुला फूटने वाला था, तब नरसिम्हा राव की सरकार ने को गुड सेंस प्रिवेल किया। उसने, मनमोहन सिंह उस समय उसके वित्त मंत्री थे, और उसी ने पहल करके जिसको आर्थिक उदारीकरण की नीति 1991 में, यानी उसने मार्केट को खोला और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जगह एक्सपोर्ट प्रमोशन की नीति अपनाई गई, और वो आर्थिक उदारीकरण ने हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करना शुरू किया। तो लेकिन यह तो हो गया कांग्रेस सरकार के समय। अब कांग्रेस में ही आप देखेंगे कि ये जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करने का तो काम कांग्रेस सरकार ने ही की, लेकिन हमारी इकोनॉमी, जिसको राजकृष्णा ने कहा था 3.5% ग्रोथ को आप जानते हैं हिंदू रेट ग्रोथ, उसे सीधे बढ़ के 7%, 8% चलना शुरू हुआ, कुछ काल तो 9% भी चला। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी तो फिर ग्रो करने लगी। अब देखिए, यहां बताते हैं कि जो आर्थिक उदारीकरण की नीति है वो आगे बढ़ने लगी, सब कुछ होने लगा। अब यहां पर देखिए, इस पॉलिसी पर क्या कहना है। जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी पर वो जो पार्टी, जो हिंदुवादी संगठन थे या जो उग्र राष्ट्रवादी थे, उन्होंने हर पर अपना विचार दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, सेकुलरिज्म पर। आर्थिक पर उनका क्या कहना था, तो नेहरूवादी आर्थिक मॉडल से उनको कोई ज़्यादा शिकायत नहीं थी। वो शिकायत इसलिए नहीं थी क्योंकि इनका भी बल स्वदेशी और स्वावलंबी पर था, स्वदेशी और स्वावलंबी होने पर। तो इसलिए इनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये भी स्वदेशी स्वदेशी का नारा दे रहे थे, और कहीं ना कहीं पंडित नेहरू के मॉडल में भी स्वदेशी को प्रोत्साहन मिल ही रहा था। हाँ, जब आर्थिक उदारीकरण की पॉलिसी शुरू हुई, ये 1990s में, तब तक नरसिम्हा राव की सरकार 96 तक चली, फिर थोड़ा उथल पुथल हुआ, फिर आ गए अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी का मतलब है बीजेपी की सरकार गठित हुई। तो जो पहले मार्जिन पर थे, वो धीरे धीरे 1990 में अयोध्या आंदोलन के बाद वो आने लगे मेन स्ट्रीम में। और उसके बाद जब वो जब अटल बिहारी वाजपेयी जब बैठे, तो
तो अटल बिहारी वाजपेयी उसमें अपोजिशन लीडर थे। जिस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी उसमें अपोजिशन में थे और उसमें अच्छी खासी सीट उनकी हो चुकी थी। आडवाणी जी की रथ यात्रा हो चुकी थी और बीजेपी की स्ट्रांग पोजीशन उस समय तक आ चुका था। हालाँकि मैं आपको बताऊँ कि अटल बिहारी वाजपेयी, मैंने एक बुक पढ़ी बैक स्टेज इनका है, मोंतेक सिंह अहलूवालिया कांग्रेस के समय वो फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे और प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन भी रहे वो। तो वो बड़े अच्छे-अच्छे पोस्ट पर रहे और बड़े अर्थशास्त्री हैं। मोंतेक सिंह अहलूवालिया आप लोग जानते ही होंगे, बड़ा फेमस मैन है। तो बैक स्टेज 2020 में उन्होंने लिखा था, तो वो बुक मैंने पढ़ी तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कही। मुझे भी ये मुझे भी सुनकर काफ़ी हँसी आई, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जैसे पहले मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को कह रखा था कि देखिए, अगर आप कि ये इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स की पूछेंगे, नरसिम्हा राव तो खुद एक्सपर्ट थे नहीं, अगर आपको इकोनॉमिक पॉलिसी सफल हो गई, तो आपके हम साथ हैं। और अगर आपका ये आप अगर इसमें फंसे तो मैं अपना हाथ खींच लूंगा, फिर आप समझिए। अब मनमोहन सिंह पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी वो आगे बढ़े और रिफॉर्म्स करने लगे। तो इसी क्रम में उन्होंने एक बात कही कि जब मनमोहन सिंह, चूंकि वो तो बेसिकली पहले ब्यूरोक्रेट थे, रिजर्व बैंक से जुड़े हुए रहे थे और उनको पॉलिटिक्स की तो बहुत ज़्यादा समझ थी नहीं, तो जब वो जाते थे पार्लियामेंट में, उनके विचार में जो कर रहे थे वो देश के लिए आवश्यक था, बिना इसके किए हुए कोई काम नहीं चलता। लेकिन अपोजिशन का तो मतलब होता है हर चीज़ को अपोज करना, वो तो हर पार्टी का है, नियम आप जानते हो। तो जो प्रस्ताव लेकर जाते थे जब रिफॉर्म्स के पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में जब उनका विरोध होता था, उनके विरुद्ध जब अनाप-शनाप जब मेंबर्स बोलने लगते, तो इसको सह नहीं पाते मनमोहन सिंह, माने कई बार वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते थे। तो जब वो बेचैन होते थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही मॉडरेट लीडर थे और वास्तव में बड़े मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत स्ट्रांग था। तो समझ गए कि ये इंसान विचलित हो जा रहे हैं, इनको जो आलोचना हो रही है पार्लियामेंट में, इसको ये सहन नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कहा कि वो तो इंग्लिश में लिखे हुए थे बुक, तो उन्होंने इंग्लिश में बोला, लेकिन तो हिंदी में बोले होंगे। उन्होंने कहा था कि मिस्टर मनमोहन सिंह, आई विल सजेस्ट यू जस्ट एज ए सीनियर कि नाउ यू हैव ज्वाइंड द पॉलिटिक्स, यू आर नो मोर अ ब्यूरोक्रेट, सो व्हेनेवर यू हैव ज्वाइंड द पॉलिटिक्स, सो ट्राई टू बी थिक स्किन्ड एंड don't uh, and don't be vulnerable to criticism, that is the natural part of politics। तो मतलब उन्होंने कहा कि देखिए, आप ऐसा है कि अब आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, आप नौकरशाह नहीं रहे, आप मतलब अधिकारी नहीं रहे। तो पॉलिटिक्स में आप आए हैं, तो आपको थोड़ा अपनी चमड़ी को मोटा रखना पड़ेगा और आलोचना सहने की क्षमता पैदा करनी होगी, क्योंकि इसमें तो होगा, हमारा काम है आलोचना करना। आप कितना भी अच्छा प्रस्ताव लेके आएंगे, अगर उन्होंने इशारा किया, हमारे दिल में रहेगा कि ये अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हम अपोज करेंगे क्योंकि हम अपोजिशन में हैं। तो इस तरह से उन्होंने, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने रोका नहीं। पूरी इकोनॉमिक, ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सौभाग्य था नरसिम्हा राव का कि अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन में बैठे हुए थे। अगर आज का पॉलिटिक्स होता तो उनका इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं चल पाती। जिस तरह से मोदी जी की सरकार को अपने एग्रीकल्चर में 3 प्रस्ताव वापस लेने पड़े, उसी तरह से नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को अपना आर्थिक उदारीकरण के तीनों प्रस्ताव, 3 बिल वहां भी था, 3 बिल यहां भी था एग्रीकल्चर में, वो 3 बिल, मेजर बिल जो वहां था उनको वापस लेना होता, इकोनॉमिक रिफॉर्म धराशायी हो जाता। अब ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो वापस हुआ है, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये तो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी। इकोनॉमी में आप जानते हो कि सिर की बीमारी और पैर की बीमारी होती है। किसी दूसरे लेक्चर में हम लोग इसका ही मूल्यांकन करें कि जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो हो रहा था वो कहाँ तक उचित था, कहाँ तक अनुचित था। अभी फिलहाल वो हमारे विचार का विषय नहीं। तो खैर चलिए, ये अब रिफॉर्म्स हुआ। अब इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आए, तो अब देखिए अब क्या है, वाजपेयी जी मॉडरेट रहे, तो सबको पहले अपोज किया। लिंग्विस्टिक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हिंदी को बढ़ाया गया, क्योंकि पहले भी आप आपके 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जिस समय संविधान सभा में भी एक धुलेकर थे, एक मेंबर, तो उन्होंने एकदम खड़ा होकर कहा था कि भाई आप अगर हिंदी हिंदी नहीं जानते हैं तो आप संविधान सभा में कैसे बैठेंगे। तो बेसिकली कुछ लोग थे जो बहुत इस बात के प्रति बहुत बेचैन थे कि हिंदी को प्रमोशन मिलना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी भी हिंदी के कवि भी थे, हिंदी को प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत मॉडरेट थे, तो उस पर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं आया। सेकुलरिज्म के मुद्दे पर उनका अपना विचार था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही बीडी सावरकर का स्टैचू पहली बार पार्लियामेंट में लगी थी।
उस समय भी हमें याद है कि इंटरव्यू बोर्ड था, तो इंटरव्यू बोर्ड में बच्चों को जाना था तो मुझे सजेस्ट करना पड़ा था कि तुम क्या जवाब देना बोर्ड मेंबर को जब वो क्वेश्चन करेंगे कि भाई बी डी सावरकर का जो की प्रतिमा लगाई गई कैसे, क्या उसको किस तरह से। यूनिफॉर्म सिविल कोड में उनका क्लियर था, एजेंडा था कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड समाप्त होना चाहिए, और माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले में उनका कोई विशेष विरोध नहीं था। हाँ, वो कहते थे कि भाई तुष्टीकरण की नीति जो अपीज करने वाली पॉलिसी है उसको छोड़ा जाना चाहिए। और बाकी आपको सबसे बड़ा आश्चर्य लगेगा फॉरेन पॉलिसी पर। फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का एक फॉरेन पॉलिसी ऐसा है कि विदेश नीति में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब झटका लगा, यानी जब चाइनीज डिबेकल हुआ, चीनी वॉर जब वो हार गए, तो और उसमें काफ़ी इंडिया की तौहीनी हुई, इंडिया को का डिस्ग्रेस हुआ, अपमानित होना पड़ा, तो पार्शियली तो उन्होंने ये पॉलिसी छोड़ दी थी क्योंकि रसिया के करीब आ गए थे वो अपने लाइफ टाइम में ही, सोवियत रशिया के। और फिर श्रीमती गांधी ने तो सोवियत रशिया के साथ एक तरह से समझे तो एक ट्रीटी ही, हालांकि वो मिलिट्री अलायंस डायरेक्टली नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली तो था, पीस ट्रीटी थी, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। लेकिन उसके सहारे सोवियत रशिया का न्यूक्लियर अम्ब्रेला तो इंडिया को मिला हुआ था, तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी तो प्रैक्टिकली 1962 के बाद इंडिया ने छोड़ ही दिया था। हाँ, लेकिन एक एज ए पॉलिसी चल रही थी, लेकिन इन सब स्टैंड्स वो पॉलिसी से डिपार्ट कर गए थे। तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी ना तो वाजपेयी जी ने छोड़ा, ना मोदी जी कोई छोड़ रहे हैं। हाँ, नाम बदल गया, उनका नाम हो गया स्ट्रेटेजिक अलायंस, कि ये हमारा मतलब नॉन अलाइनमेंट हम नहीं रखेंगे, हम स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाएंगे, और हम नॉन अलाइनमेंट की जगह मल्टी अलाइनमेंट में विश्वास करते हैं, हम सभी के साथ संबंध रखेंगे। लेकिन आज भी आप यूक्रेन और रशिया का मामला देखिए, या क्वाड और एससीओ का मामला देखिए, हर जगह आप देखेंगे, आप इजराइल और पैलेस्टाइन का मामला देखिए, इंडिया का लगभग वही स्टैंड है जो पहले था, उसमें कोई मेजर बदलाव नहीं आया। इकोनॉमिक पॉलिसी में आपको आश्चर्य होगा कि नरसिम्हा राव ने जहां से छोड़ा था, उसके बाद मनमोहन सिंह का 2 टेन्योर आया, कांग्रेस गवर्नमेंट 2 टेन्योर में आई, 2003 से 8 तक, फिर उसके बाद वो 14 तक एंड 13 तक। तो इन दोनों टेन्योर में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें मनमोहन सिंह कोई मेजर रिफॉर्म्स नहीं ला सके। इसकी आलोचना होती है कि भाई वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने इतने सारे उदारीकरण लाए लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नहीं ला सके। हालांकि मनमोहन सिंह तो आप जानते ही हो कि उस समय उनके बारे में कहा ही जाता है कि प्रॉक्सी गवर्नमेंट सोनिया गांधी चलाती थी। तो जैसे भी हो, मनमोहन सिंह उसमें रिफॉर्म नहीं ला सके। लेकिन बीच में जो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे नरसिम्हा राव के ठीक बाद, उन्होंने रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया था। स्वदेशी का नारा देने के बाद भी वाजपेयी जी आर्थिक पॉलिसी पर बदल गए थे, और आर्थिक उदारीकरण को उसी समय आप देखोगे स्वर्ण चतुर्भुज योजना, वो सब जो हाईवेज, इतने महत्वपूर्ण हाईवेज वगैरह बने, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत काम किया। तो वाजपेयी जी इस मोर्चे पर बहुत कुछ करके गए। पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की उन्होंने नहीं छोड़ी, लेकिन हाँ, एक काम उनके समय हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। हालांकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो नरसिम्हा राव के समय भी हो गया होता, लेकिन नरसिम्हा राव डर गया क्योंकि आर्थिक उदारीकरण की नीति उसने शुरू की थी। तो उनको लगा कि भाई अमेरिका खफा हो जाएगा और हमारे पूरी पॉलिसी को ध्वस्त कर देगा। लेकिन उस श्रेय तो अटल बिहारी वाजपेयी को पोखरण 2 का जरूर मिलना चाहिए कि पोखरण 2 के समय एक घटना हुई। तो चलिए, हमारा रिपब्लिक बढ़ते हुए आगे जा रहा है, हर चीज दिख रहा है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में। अब प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हुआ कि जब हम वर्तमान में आते हैं तो वर्तमान में मोदी जी की सरकार ने स्वदेश, हालांकि बीजेपी का बहुत बड़ा एजेंडा पहले रहा था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने आर्थिक उदारीकरण के मोर्चे पर बहुत सारा काम किया। आज भी आप देखिए, कई इतने पॉलिसी लाए गए इकोनॉमिक, जो वास्तव में अगर नरसिम्हा राव के बाद इतने सारे पॉलिसीज अगर एक साथ इतने मेजर चेंजेस लाए गए हैं तो मोदी जी की सरकार के समय। अब देखिए, अब बेसिकली एक तो जेम ट्रिनिटी है, आधार पहले ही आ चुका था, लेकिन जेम ट्रिनिटी जिसको बोलते हो, जनधन योजना, मोबाइल फ़ोन भी पहले आ चुका था, लेकिन जिसको JMM आप बोलते हो, वो जेम ट्रिनिटी, उसने इकोनॉमी को इतना सारा रिफॉर्म्स, आप देखोगे अभी स्टार्टअप को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। दैट इज़ द फैक्टर। देखते हो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मेक इन इंडिया,
डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो बहुत सारे पॉलिसी आके आर्थिक उदारीकरण की पॉलिसी को और भी आगे बढ़ाया गया, एफडीआई पॉलिसी में चेंज किया गया, लेबर लॉज को बदले गए, लैंड लॉज में बदलाव लाने की कोशिश की गई, हालांकि पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं, इंसॉल्वेंसी एक्ट लाया गया। तो आर्थिक उदारीकरण की नीति बहुत अच्छे ढंग से चलती रही। लेकिन अब अभी जो तत्काल दिख रही है वो देखिए, एससी काफ़ी प्रमोशन वर्क किया, उसके प्रोटेक्शन की बात है, और उसमें काफ़ी वुमेन तो आप देखते हो रिजर्वेशन बिल ही ले आए, इस मोर्चे पर भी काम किया, तो यहाँ पर भी कोई विरोध नहीं है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बारे में ये चीज़ बनी हुई है कि हाँ ठीक है, इनके प्रति जो तुष्टीकरण की नीति जैसी चीज़ पर बल दिया जा रहा है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी का एजेंडा है, नेक्स्ट एजेंडा यही होगा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को हटाएंगे, सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, और जो पर्सनल कोड है, जो सबकी अपनी जो पर्सनल रिलीजियस कोड है उसको रिमूव करेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। तो ये फ्यूचर एजेंडा है। आर्टिकल 370 ऑलरेडी हट चुका है। लेकिन अब देखिए, अब सबसे बड़ा मुद्दा यही सेकुलरिज्म का है। तो अब सेकुलरिज्म के मुद्दे पर हम लोग विचार करें। फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखिए, जैसे सोशल जस्टिस के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। सोशल जस्टिस जो गणतंत्र है, जो पहले रिपब्लिक है, वो जारी रहा, वो आज भी जारी है। फॉरेन पॉलिसी में नाम बदल चुका है, पहले नॉन अलाइनमेंट था, अब मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी होगी, लेकिन यह भी अल्टर्ड फॉर्म में कंटिन्यू कर रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया कि लिंग्विस्टिक क्वेश्चन में हिंदी की तरफ इम्फेसिस है, लेकिन गवर्नमेंट का बड़ा ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। वो नॉन हिंदी प्रदेश वाले में कोई व्यवधान नहीं लाना चाहती। एक दो बार ऐसा हुआ कि हिंदी को प्रमोट करने की कोशिश की गई, जब रिएक्शन हुआ तो थोड़ा सा रुक गए। हाँ, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कैलकुलेटिव स्टेप लिया जा रहा है। जैसे आपने अभी न्याय संहिता ही देखा, आपने साक्ष्य संहिता देखा, तो उसके जो हिंदी नाम हैं वो हिंदी नाम दर्शाते हैं कि हिंदी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। तो ये जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो पीछे इनका विरोध था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा राजभाषा बनाने में कांग्रेस चूक गई, उस पॉलिसी पर थोड़ा आगे बढ़ गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इनका एजेंडा में है, बस वक्त की बात है। सुप्रीम कोर्ट का भी कई बार, एक दो बार ये आ चुका है। माइनॉरिटी क्वेश्चन के ऊपर इनका कहना है कि तुष्टीकरण की नीति छोड़ दिया जाना चाहिए, और जो यहाँ पर इनका मतलब डीवीएस, और कह सकते हो कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो अलग है। और इकोनॉमिक पॉलिसी में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ को उन्होंने जारी रखा हुआ है, बल्कि एक स्टेप और भी आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। एग्रीकल्चर के फील्ड में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लॉज लाए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए, तो वहाँ पर आकर बात रुक गई। लेकिन अब देखिए, सबसे बड़ी बात अभी है सेकुलरिज्म का मुद्दा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, दो मुद्दे सेकुलरिज्म से जुड़े हुए हैं। एक मुद्दा सेकुलरिज्म से जुड़ा हुआ है कि इज इट जस्टिफाइड, मतलब ये जो सेकुलरिज्म है ये तो पश्चिम से आयातित है, और ये हमारी संस्कृति पर क्यों थोपा जा रहा है। दूसरा मुद्दा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही अब चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि 2023 में एक आराध्या सेन गुप्ता की एक बुक आई, कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आप फ्रंटलाइन अगर देखते होंगे तो फ्रंटलाइन के 12 जनवरी के आप पहले आप अंक में देखिएगा, 12 जनवरी के अंक में उसका पहला ही टॉपिक दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। और चूंकि आप जानते हैं कि विवेक देवराय एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पद पर हैं, वो अभी प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट पोस्ट को अभी होल्ड करते हैं। तो उन्होंने अब मिंट के साथ अपने एक इंटरव्यू में, जो हिंदू खुद ही जो आपको
फ्रंट लाइन न्यूज़ उसमें मिलेगा आर्टिकल में, उन्होंने एक दो बातों पर इशारा किया। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन 17 ईयर्स उसका लाइफ होता है, 73 ईयर्स हो चुका, पार कर चुका। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को देखने का, बदलने का समय आ गया है और वह बदलाव केवल अमेंडमेंट से नहीं हो सकता, उसके लिए पूरे संविधान को ही विस्थापित करना पड़ेगा। तो एक मुद्दा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ये हाशिए पर थे और मुख्य धारा में कांग्रेस थी, हालांकि कांग्रेस उस समय कोई एक खास पार्टी नहीं थी, बहुत सारे ग्रुप्स को प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो वो 82% पोजीशन को होल्ड कर रही थी। उसने कॉन्स्टिट्यूशन अपने ढंग से बनवाए, तो अब इसको लेके समस्या आ रही है और हर जगह हर पोस्ट पर आप देखिए, चाहे इलेक्शन कमीशन का पोस्ट हो या गवर्नर का पोस्ट हो, हर जगह पर ये समस्या आ रही है। जुडिशियरी हो, आ, आ, जो आप देखेंगे कई मतलब कई मुद्दों पर, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह तो वैसे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं, आर्टिकल 370 है वो हट ही चुका है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर्ड करने की बात आ रही है। और अब दूसरा है सेकुलरिज्म का मुद्दा। अब खासकर पोस्ट अयोध्या एज में क्या टर्निंग पॉइंट आएगा, उसको हम थोड़ा सा उसका अनुमान लगा रहे हैं। जैसे देखिए, अब 22 को आपने भी देखा होगा, हम सभी ने देखा कि ऐसा लग रहा था जैसे एक इंडिया में रेनेसां है, कल्चरल अपसर्ज है। मतलब जिस ढंग की लोकप्रियता हमने मोदी जी की देखी, वो हमें सीधे महात्मा गांधी की याद दिलाता है कि जो महात्मा गांधी जो क्विट इंडिया मूवमेंट में जब एक बार मुंबई में प्रस्ताव पारित हुआ, पूरे देश में आग लग गई। मोदी जी ने उसी तरह से 22 को ये घोषित किया कि भाई आज मतलब ये इंडिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो पूरे इंडियंस को देख रहे हैं, क्रैकर्स छोड़ रहे हैं, पागलों की तरह रोड पर दौड़ रहे हैं। तो ये जो लोगों में जो ये ऊर्जा और ये जागृति देख रहे हैं, तो ये जागृति ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं कल्चरल है, रिलीजियस है। व्हाट इज सेकुलरिज्म, व्हाट इज नॉट सेकुलरिज्म की परिभाषा तो इंडिया में अलग है। इंडिया में सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि भाई सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, हम पश्चिम की तरह नहीं है। पश्चिम है कि सभी धर्मों से दूर रहना, तो अगर पश्चिमी कसौटी पर हम कसेंगे तो सेकुलरिज्म है ही नहीं। हम भारतीय कसौटी पर कह सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, अगर मतलब हम सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, हम अयोध्या के मंदिर पर कर रहे हैं। लेकिन फिर इसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि हम बाकी धार्मिक पंथों में भी यही उत्साह दिखा रहे हैं और गवर्नमेंट मशीनरी उतना ही सपोर्ट कर रही है। तो वो चीज सेकुलरिज्म पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा और आगे आने वाले जिसको हम कहेंगे अब रिपब्लिक 2 होगा, उसमें सेकुलरिज्म की परिभाषा बदल जाएगी और भविष्य में कल्चर और रिलीजन के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। पहले जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ाते थे तो कल्चर और रिलीजन के बीच कहते थे रिलीजन कल्चर का एक पार्ट है, रिलीजन कभी भी कल्चर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। वो भी रिलीजन में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है उसका मूल, उसको कहते हैं मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिकल पार्ट। मेटाफिजिकल पार्ट का मतलब हुआ उसका कोर आइडियाज, जो उसका आइडियाज है, और दूसरा है उसका रिचुअल पक्ष, रिचुअलिस्टिक पक्ष। तो ये रिचुअलिस्टिक पक्ष ही मतलब आज इतना प्रबल है, अनुष्ठानिक पक्ष, जिसको कल्चर का पार्ट हम मान लेते हैं या उस कल्चर का सब्स्टिट्यूट मान लें। तो अब रिलीजन और कल्चर के बीच भविष्य में लाइन ऑफ डिमार्केशन खींचना मुश्किल हो जाएगा। तो सेकुलर और नॉन सेकुलर इसकी परिभाषा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये एक बदलाव इंडियन रिपब्लिक में देखने को मिलेगा। दूसरी बात हमें जो दिखता है, जो ऊर्जा लोगों में हम देखते हैं, जैसे जो जो अभी हमने लोगों में ऊर्जा देखी, इस ऊर्जा को रोकना पड़ेगा या उसको सही दिशा देनी पड़ेगी। अगर यह ऊर्जा किसी विध्वंसात्मक दिशा में चली गई तो फिर इसका अपकार हो जाएगा। तो उस ऊर्जा पर नियंत्रण लगाना पड़ेगा, उसको परिमार्जित करना पड़ेगा। देखिए, एक ऊर्जा जब जर्मनी और जब जापान की एक तरफ विध्वंसात्मक में गई थी तो वर्ल्ड वॉर हुआ था, और रचनात्मक में गई तो जर्मनी दुनिया का दूसरा
यूरोप का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गया और जापान दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा को लगा दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, राष्ट्रीय ऊर्जा को लगा दिया प्रोडक्शन में। उसी तरह इस ऊर्जा को अगर हम प्रोडक्शन में लगा दें तो 1947 में रियल में भारत विकसित नहीं महाविकसित राष्ट्र होगा, क्योंकि लोगों की ऊर्जा देखने को बनती है, लगता है जैसे कि कोई रेवोल्यूशन हो गया, कोई क्रांति हो गई। लेकिन यह ऊर्जा विध्वंसात्मक में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि मंदिर का उत्साह तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि अब लोकल स्टेज पर हर जगह पर मुद्दा उठ जाए कि यह प्लेस पवित्र है, यह प्लेस अपवित्र है। तो भविष्य में इस पर पाबंदी लगानी पड़ेगी, लोगों की ऊर्जा को सही दिशा में देना पड़ेगा। दैट इज द फैक्ट। दूसरी चीज हम देखते हैं कि कल्चर का एक एस्पेक्ट, जैसे सेंट्रल विस्टाज में आप देखते हो अशोक का सिंह, आपने देखा सिंह की मूर्ति। पिछली बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी पूछा था, तो पिछले साल यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ये सवाल किया था कि भाई अब ये बताइए कि मतलब लॉइन जो पहले के लॉइन है, ये इंटरव्यू में पूछा था और मेंस में तो एक क्वेश्चन लॉइन और ऑक्स के सिंबल पर पूछा था कि पहले का जो सिंह है यानी अशोक का सिंह और अभी सेंट्रल विस्टाज में सिंह बने, उसमें क्या फर्क है। तो अशोक का सिंह आपको शांत मुद्रा में देखता हुआ प्रतीत होगा, बैठा हुआ, जैसे लगता है उसके चेहरे पर अपार शांति है और वो कहीं ना कहीं तो उसको शांति के, बुद्धिज्म के शांति के संदेश के रूप में देखा जाता था। और सेंट्रल विस्टा में आप सीन देखें स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब गुर्राता हुआ, दांत निकला हुआ सिंह है जो लगता है अटैकिंग मुद्रा में या अपना क्रोध को व्यक्त कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्रीय सोच में भी बदलाव होगा कि हम अब उस तरह के सहिष्णु भारत केवल नहीं रहेंगे, जो हमारी तरफ देखेगा उसको हम उसी सिंह की तरह दबोच लेंगे। तो यह भी एक सिंबल है जो कहीं ना कहीं जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हटना भी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी पर भी अब ये जो पोस्ट अयोध्या एज में जैसे राम है, तो अब जगह जगह इंडिया में मंदिर बनेंगे और मंदिर विदेश में भी बनेगा। विदेश में आप देखो डायस्पोरा वर्ग में भी होड़ लग जाएगी। आप देखोगे कई देशों में, अमेरिका में पता चला कि बहुत लोग चंदी इकट्ठे करके अयोध्या की तरह एक मंदिर बना रहे हैं। पता चला कि यही चीज़ दुबई में हो रही है, यही चीज़ बाकी शहरों में हो रहे हैं। तो एक तो मंदिर बनाने की होड़ लग जाएगी। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भारत के समर्थक देश या जिस इंडियन गवर्नमेंट से जिस देश के संबंध अच्छे होंगे, वो कहीं ना कहीं मंदिर बनाकर या भारतीय जो विदेश मंत्री हैं या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको आदरपूर्वक उस मंदिर के उद्घाटन में ला सकते हैं और इस तरह से इंडिया का जो सॉफ्ट पावर इमेज है वो बढ़ेगा। वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर इमेज में वृद्धि होगी। इकोनॉमी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि टेम्पल इकोनॉमी को प्रोत्साहन मिलेगा। एक तो अयोध्या से आप देखते हैं यूपी का कितना डेवलपमेंट होगा, बनारस से अयोध्या है और जगह जगह जहाँ टेम्पल बनेंगे वहाँ पर बहुत बड़ा कंजम्पशन सेंटर बनता है और कंजम्पशन जब सेंटर बनता है तो प्रोडक्शन सेंटर भी आने लगता है। तो इस तरह से इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलेगा। हमने कल एक न्यूज़पेपर में एक घटना देखी थी, एक न्यूज़ देखा था उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ मंदिर में क्या किया कि पहले का जो शिल्पी था, कारीगर था, तो पहले भी वो मूर्ति बनाता था राम का, लेकिन अब राम का शानदार अपने चादर पर और कपड़े पर राम की मूर्ति धनुष बाण लिए हुए शानदार बनाता है और कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है कि जगन्नाथ के ही एक रूप है, क्योंकि जगन्नाथ तो विष्णु के अवतार हैं और राम भी विष्णु के अवतार हैं। तो वो किसी पत्रकार को अपने इंटरव्यू में बताया कि हमें उम्मीद है कि हमारे कपड़े काफ़ी बिकेंगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी बूस्ट डालेगा। तो बस ये फर्क भी इकोनॉमी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। सोशल सेक्टर में थोड़ा सा खतरनाक स्थिति दिखती है कि अगर यह कहीं कोई सांप्रदायिक तनाव का रूप न ले, इसकी पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि ठीक है, आपको अपने धर्म का उत्साह दिखाने का पूरा अधिकार बनता है, लेकिन ध्यान रहे कि सामने वाले की भावना आहत ना हो। तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा और यह आवश्यक है। ये धर्मनिरपेक्षता धर्म की बात नहीं है, यह किसी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है और इसको हम कह सकते हैं लिव एंड लेट लिव के सिद्धांत से प्रभावित है, यानी जियो और जीने दो की अवधारणा से प्रेरित होनी चाहिए। तो वहाँ पर एक पोस्ट अयोध्या एज में यह समस्या, एक सोशल फैब्रिक का जो सोशल सहमति है उस पर थोड़ा इम्पैक्ट दिखता है। और दूसरी बात है, इंडिया एक अब तक हम लोग कहते रहे यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटीज,
यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटीज। लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है कि इंडिया को यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटीज के बजाय कहना चाहिए डाइवर्सिटीज इन यूनिटी, मतलब विविधता में एकता नहीं, एकता में विविधता। तो इंडिया का बल था एकता में विविधता, जैसे हमारा राष्ट्र एक है परंतु हम एक होती हुई आपकी विविधता को स्वीकार करें। अब स्थिति आ रही है विविधता में एकता, मतलब आपकी विविधता है लेकिन आपको कुछ मुद्दों पर राष्ट्रीय हित में आपको विविधता छोड़नी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं विविधता में एकता की जगह एकता में विविधता, मतलब विविधता में एकता हो गई। पहले थी जहां एकता में विविधता, यानी डाइवर्सिटीज इन यूनिटी, अब हो गई यूनिटी इन डाइवर्सिटीज। तो इसका भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जो पोस्ट अयोध्या एज में। तो जो भारतीय गणतंत्र से पोस्ट अयोध्या एज में, इसको आप रिपब्लिक 2.0 कह सकते हैं। इस रिपब्लिक 2.0 में अब देखिए हमारे देश और भविष्य की दिशा क्या होती है। इंडिया की इकोनॉमी निश्चय ही ग्रो करेगी। 2047 में हमने विकसित राष्ट्र होने का स्वप्न देखा है और बहुत शीघ्रता से हमारा वैसे भी $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है। इकोनॉमी की तरक्की और भारत का जो ग्रोथ रेट है जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये एक बहुत अच्छा साइन है। विदेश नीति में G20 की बैठक में या वसुधैव कुटुंबकम का नारा देकर भारत ने जो प्रतिष्ठा अर्जित की है वह भी अनुकरणीय है, वह भी रिपब्लिक 2.0 की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तीसरा हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन है, वो एब्रोगेशन भी हम तब तक उसको गलत नहीं मानते जब तक उसका परिणाम सामने नहीं आता। दूसरी बात है कि उसको लागू करने का तरीका पर जो मतभेद हो, लेकिन वैसे भी उसका जो एब्रोगेशन वो ग्रेजुअली हो ही रहा था। तो इसलिए मतलब ग्रेजुअली उसका इरोजन हो रहा था। अगर कंप्लीट एब्रोगेशन हो गया तो इसको कोई बहुत गलत स्टेप नहीं माना जा सकता। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का बस मिक्स्ड रिएक्शन है, उसको लागू करने का तरीका सही होना चाहिए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में तो सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट दे चुका है। और फॉरेन पॉलिसी के मामले में तो कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, सेकुलरिज्म का जो मोर्चा है उस मोर्चे पर इंडिया को रिपब्लिक 2.0 को एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्र की सफलता के लिए एक सामाजिक सहमति का बना रहना आवश्यक है। और इसलिए ये सोशल फैब्रिक हमारा बना रहे, इसकी पूरी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो हम एक बार अतीत से वर्तमान तक आपको दर्शाने और दिखाने का प्रयत्न किया है और भारतीय गणतंत्र पर एक बार अतीत में चलकर इसको अवलोकन करने का प्रयत्न किया है कि आज हमें प्री अयोध्या एज में और पोस्ट अयोध्या एज में ये रिपब्लिक की दिशा क्या दिखती है। देखिए यहाँ पोस्ट अयोध्या केवल ये 22 तारीख का अयोध्या नहीं, ये पोस्ट अयोध्या एज हम लोगों का 1990 से ही शुरू हो चुका था। हाँ, उसका अब एक बड़ा रूप आपको दिख रहा है, लेकिन 1919 में जब ये मामला आया वहीं से यह दिख रहा था। अब चूंकि सोशल मीडिया आ चुका है तो सोशल मीडिया किसी चीज़ को बहुत तेजी से प्रसारित करता है। हमें याद है कि जैसे राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी उस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आधारशिला सी डॉट स्थापित हुआ था, लेकिन उसके बाद इतनी तेजी से उसकी प्रगति होने लगी कि आज इंडिया ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और सोशल मीडिया ने आज के डेमोक्रेसी सोसाइटी सबके लिए एक नई चुनौती बनकर आई है। जो आप जानते हो, अब तो खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है। तो लेकिन इस सोशल मीडिया के युग में भी हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको थ्राइव करना है, हमारे रिपब्लिक को थ्राइव करना है। बस इसके लिए हमें धैर्य और सहमति बनाए रखने की आवश्यकता होगी। तो आज मैं इसी के साथ अपने लेक्चर को यहीं विराम देना चाहूँगा। फिर दूसरे किसी लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।